हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल है? जय हिंद आयुष। कैसे हो जवान? गुड इवनिंग मेहताब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। चलो, तो कोई चक्कर नहीं है, अभी धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेशन को। जय हिंद भाई। रेज हैंड कौन कर रहा है? ठीक है विजय, अभी लेता हूँ मैं आपका रेज हैंड बेटा। अभी रुक जाओ। चलो। हाँ जी। ठीक है मालिक। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक कहानी में जो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, जैसे हम पढ़ते चल रहे हैं, सबको आपको क्लियर हो रहा होगा। बताओ। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी तक की अगर मैं आपको कहानी बताऊं, तो अभी तक मैंने आपको जस्ट पोर्तुगीज के बारे में बताया था, और किस तरीके से पोर्तुगीज जो है वो इंडिया में 1498 की कैटेगरी में आए थे, और किस तरीके से उन्होंने जो काम किया है वो मैंने आपको बताया। किस तरीके से इनका जो इम्पैक्ट था इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और इंडिया के अंदर क्या क्या लेकर आए थे ये भी मैंने आपको बताया था। डिक्लाइनिंग फेज जो इनका चल रहा था वो मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, वो मैंने आपको जस्ट उस टाइम पे नहीं बताया था। कल की कहानी को अगर मैं रिकैप कराने की कोशिश करूँ, तो मैंने आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हिस्ट्री के अंदर इंडिया में जो है, इंडिया में आप ऐसे समझेंगे कि ये जो टाइम फ्रेम रहा, इस टाइम फ्रेम में एक तरफ तो जो नॉर्थ इंडिया वाला समय रहा, इसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और साउथ में यूरोपियन कंट्रीज जो है अपना आगमन कर रही थी। राइट। तो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत आई, मुगल एरा आया, डिक्लाइन हुआ, फिर किस तरीके से जो डिक्लाइन ऑफ मराठास हुए तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह, सो फॉर्थ एंड सो फॉर्थ। एंटी ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले मैंने आपको पोर्तुगाइज के बारे में बताया था, और पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में किस तरह की कहानी थी, ट्रीटी वो कौन सी थी, क्या था कंसेप्ट, वो सारी हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा वास्को डी गामा भैया था, वो वास्को डी गामा भैया इन तीन जगहों पर आता है, या यूं कहो केरल में आता है, इन द ईयर ऑफ 1498। 1498 की उम्र में, या यूं कहो उस साल में, पहली बार सी रूट के माध्यम से कोई इंसान जो है वो इंडिया आया। यहाँ से हमको एक चीज पता चली है कि सी रूट जो है वो डिस्कवर हो चुका था, और जैमुरिन के कोर्ट में लोग आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो कल मैंने आपको बुक दिखाई थी वो भी आप गो थ्रू कर रहे होंगे। अगर आप कहोगे तो मैं वो जो पीडीएफ है वो बुक वो शेयर कर दूंगा, सो दैट आपका जो एक कंसेप्ट है वो बना रहे। आ, एक मिनट, कोई रेज हैंड कर रहा है का दिक्कत हुआ? माइक, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आप चेक करो, अब ठीक है? अभी ठीक होगा? धन्यवाद। वो शायद उसकी वजह से नहीं आ रही होगी। एक बार रिकनेक्ट कर ले बेटा, कृष्ण। आ रही है, ठीक है। एक बार रिकनेक्ट कर लो। ओके जी, ओके ओके, फैंटास्टिक। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खूब आभार। ठीक है मालिक। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। राइट। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 1498 ऑनवर्ड जो कहानी है वो कहाँ से कहाँ पहुंची। ऐसे नहीं कि 1498 में ये सब हुआ, 1488 में भी एक ने आने का ट्राई किया था, बट वो इंडिया नहीं पहुंच पाया था। ये भी मैं आपको डिस्कस करके बता चुका था। राइट। उसके अलावा जो मेन रीजन था इंडिया आने का, वो ट्रेड रूट हो सकता था, जो मैंने आपको बताया था कि अरबों ने कैप्चर कर लिया था।
ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर एक चीज तुमको सिखाता हूँ सबसे पहले, जो कल मैं तुमको तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा था, वो डिस्कस में ये कर रखे थे कि भाई किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई है। असल में कहानी ये होती है कि आप एक चीज समझो पहले, जो ये आज तुम इंडिया देख रहे हो ना, इस इंडिया में बोलो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। अब हमारे प्रॉब्लम ये था कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे ये यूनाइट नहीं थे। यूनाइट क्यों नहीं थे? सबको लगता था कि भाई मैं बड़ा हूं, कोई कहता था मैं बड़ा हूं, कोई कहता था मैं बड़ा हूं, कोई कहता था मैं बड़ा हूं। अब ये जो बड़े 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 का जो कंसेप्ट है ना, इसी बड़े बड़े के चक्कर में क्या हुआ है, बाहर से डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रिलीजन आए हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़वाया और अपना फायदा करवाया। तो आप एक चीज समझो, आप एक चीज समझो यहाँ पे, कि हम लोग यूनाइट नहीं थे, जिसकी वजह से हम लोग एक टाइम पे गुलाम बन गए। अब ये जो आप क्या करते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड नहीं थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनका इम्पैक्ट हम के ऊपर क्या पड़ा, हमारे ऊपर, इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को यूनाइट किया, एक पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया, पावर को सेंट्रलाइज किया। कैसे करेंगे वो मैं अभी आके बताने वाला हूं। जब पावर को सेंट्रलाइज किया, चीजों को यूनाइट किया, तो हमको समझ में आया क्या, हमको समझ में आया क्या, कि भाई कहीं ना कहीं हम सब जो है वो एक है। अगर एक है तो भाई काम करते हैं ना, तो उस एकता को, नेशनलिज्म का, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसको आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ हुई। अब जब राष्ट्रवाद की भावना जागी है लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में ये चीज आई है कि हाँ हम एक ही हैं, हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, तब जाके एक्चुअल में इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आया था, नॉट इन योर एग्जाम, लेकिन अच्छे लिखा एक लेवल के जो एग्जाम्स उसमें पूछा गया था कि इंडिया एक्चुअल में क्या है। तो इंडिया एक सोची समझा देश तो है ही, लेकिन एक फिलोसफी है, एक माइंडसेट हुआ करता था लोगों का, कि हमारा जो इंडिया होगा वो किस तरीके का होगा, क्या होगा, राइट। उसके आगे की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने सारी चीज आपको डिस्कस कर ली थी कि भाई यूरोपियंस कम इंडिया क्यों आए थे, कॉलोनाइजेशन किस तरीके से उन्होंने किया। देखो, आप एक चीज समझो, हम जहां रहते हैं ज्यादातर एरियाज में वो कॉलोनी कहलाती है। कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पर निवासी हैं, रहते हैं। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब भी ये वो एरिया है, वो देश, वो जगह जहां पर ये अंग्रेजों ने खुद का घर, रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर और चर्च, मंदिर, जो भी इनका चलता है वो सब किया था। तो ये एकदम से नहीं हुआ है, ये इसमें बहुत टाइम लगा है कि हाँ भाई चलो कॉलोनी इसको बनाते हैं। खैर, फिर तीसरा था सी रूट किस तरीके से डिस्कवर हुआ, तो ये भी मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से जो वास्को डी गामा भैया थे वो यहाँ से निकले 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 निकले, और फिर झूलते झूलते पहुंचे यहाँ पर। इस तरीके से तुम्हारा जो सी रूट डिस्कवर हुआ। आगे के टाइम पे देखोगे सी रूट और भी लोग यूज करेंगे, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फिर ब्रिटिशर्स हो जाएंगे, फ्रांसीस हो जाएंगे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस में चल रहे थे, तो ये सी रूट दूसरा बनाएंगे, रेड सी को क्रॉस करते हुए लेकर आएंगे ये अपना यहाँ जो ट्रेड रूट है उसको, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, राइट। इसके अलावा पोर्तुगीज के बारे में जब बात करते हैं, वास्को डी गामा के बारे में मैंने आपको बताया था। वास्को डी गामा के बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे में बताया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में बताया, फिर नीनो दी कूना के बारे में बताया, और ये बताया था कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं एक बार से क्विक रिकैप करना, तो मैं आपको जस्ट फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या कहानी कैसे हुई थी, ध्यान देंगे अगर। तो अल्मीडा आया था, अल्मीडा ने इसका जो मेन एम था कि भाई हम फोर्ट बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, और बैटल ऑफ दियो से लड़ी थी, जिसकी वजह से अपना जो लड़का है वो हार चुका था। जिसके बाद अल्फांसो को भेजा गया, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज टेरिटरी कहा गया, और ब्लू वाटर पॉलिसी के टाइम पे इंप्लीमेंट हुई, और इसने क्या कहता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से स्टेट ऑफ मलक्का तक अपने जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड कर लिया था। फिर कहानी में आगे हम बढ़े, तो एक टाइम ऐसा रहा जिस टाइम पर हमारा जो वैक्यूम पीरियड रहा आफ्टर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तो उस वैक्यूम पीरियड में वास्को डी गामा को वापस भेजा गया एज अ गवर्नर, और इसने क्या कहता है, अपना रिलेशंस वास्को डी गामा ने विजयनगर एम्पायर के साथ और डिफरेंट जो डेक्कन वाले एरियाज थे उनके साथ अच्छे किए। कुछ टाइम के बाद वास्को डी गामा की डेथ हो जाती है, और उसको गोवा में बेसिकली शिफ्ट कर दिया जाता है। नीनो दी कूना आता है, नीनो दी कूना के बारे में हमको सिर्फ एक चीज जाननी है कि इसने क्या कहता है, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। और नीनो दी कूना के बाद कोई भी ऐसा जो है फेमस गवर्नर कह लो या स्ट्रॉन्ग गवर्नर कह लो जिसने पोर्तुगीज को एक्सपेंड किया हो, ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिला था। इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो इम्पैक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने इकोनॉमिक, ट्रेड, कॉमर्स बहुत अच्छा लिया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, बाइबल को ट्रांसलेट कराना स्टार्ट किया, क्रैश क्रॉप्स, टबैको, पोटैटो, कॉर्न, टमाटो, ये सब टाइप की चीजें लेकर आए। उसके अलावा सती प्रथा को इन्होंने अबॉलिश करवाया था, चर्चिज्म लेके आए थे, कॉन्वेंट स्कूल्स लेकर आए थे, इबारिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लेके आए थे। ये सारी सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके थे कल की कार। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा है, तो कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप जरूर जाकर देखें।
सो दैट आपकी जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल बनी रहे और परेशान ना हो। अभी मैं जैसे फ्लो में चल रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में ले लूंगा। राइट, घबराओ मत, कहीं से कहीं तक भी तुम्हारे डाउट्स ले लिए जाएंगे। अब देखो हो क्या रहा था, यहाँ तक की कहानी हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ आगे। क्यों आगे बढ़ रहा हूँ? क्योंकि अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज का डिक्लाइन किया। उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। एक चीज क्या समझनी होगी? मैं आपको पहले एक ब्लैंक स्लाइड में समझा देता हूँ। एक चीज क्या समझनी होगी, एक चीज ये समझनी होगी कि देखो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो तुम्हारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत के अंदर एक टाइम पर मुगल्स भी आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो माई मान के चलो कि 1526 में जो मुगल्स हैं वो आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाबर आया। फिर 1556 में आपके अकबर मियाँ भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1608 में आपके हुमायूं मियाँ, माफ कीजिएगा, जहांगीर मियाँ भी आ गए। 1605 कह सकते हैं बेसिकली। ये जो समय था 1605 वाला, ये समय हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये समय है जिस समय मुगलों में रूल करने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है सलीम। ये तो हुआ वो पर्सपेक्टिव जो इंडिया में चल रहा है ना। सलीम जो थे वो अकबर मियाँ के ही लड़के थे, तो उसे कंफ्यूज मत हुए। आपने अनारकली और सलीम की कहानी सुनी होगी, वही वाले सलीम मियाँ। ठीक है, ये वो पर्सपेक्टिव है बेटा जो कहाँ चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। इंडिया के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखो, ऑन द सेम टाइम फ्रेम में, सेम टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था 1599 ऑनवर्ड्स ब्रिटेन के अंदर। अब ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये हम चल रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर उद्योग क्रांति, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत ज्यादा बूम पर चल रहा था। जहां पे लोग जो है वो मैन पावर को कम यूज करके इंडस्ट्रीज को यूज कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को बूम कर रहे थे, और इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही या मशीनों के माध्यम से ही अपना जो काम है, कार्य है, उसको पूर्ण यानी कंप्लीट करवा रहे थे। ध्यान देना जरा। अब देखो कहानी समझो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडस्ट्रीज बूम पर आ रही हैं। ठीक है, अब अगर इंडस्ट्रीज को तुमको चलाना है तो फॉर दैट वी नीड रॉ मटेरियल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो तुम इंडस्ट्री कैसे चलाओगे, इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो डिपेंड करता है ये इंडस्ट्रीज लगा कौन रहा है, कि भाई ब्रिटेन की गवर्नमेंट लगा रही है या ब्रिटेन के जो प्राइवेट लोग हैं वो लगा रहे हैं। एक चीज को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। वो क्या था? वो ये था कि ब्रिटेन के अंदर पहले से ही वेल्थ इतनी थी, मतलब पैसा इतना था लोगों के पास, कि उन्होंने अपना ही कार्य जो है वो खुद ही किया। तो जो यहाँ पर उद्योग क्रांति हो रही थी वो प्राइवेट कंपनीज कह लो, प्राइवेट लोग कह लो, वो ज्यादा कर रहे थे। बट नो डाउट गवर्नमेंट इनमें सपोर्ट कर रही थी, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट इनमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके दिमाग में एक ही में जानी चाहिए, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर क्वीन। ठीक है, ध्यान रखें। तो हो क्या रहा था, हो ही रहा था 1599 ऑनवर्ड्स ऐसी ही एक प्राइवेट दो दोस्त थे बेसिकली। ध्यान देना जरा, ऐसी ही दो दोस्त थे बेसिकली, जिनका नाम था मर्चेंट एंड एडवेंचर। मर्चेंट एंड एडवेंचर कम बुक्स में अलग अलग नाम भी हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बोला चल यार एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों आपस में एक बिजनेस करते हैं और एक बेसिकली फॉर्म डाल देते हैं पार्टनरशिप में। तो ठीक है भाई। असल में कहानी ये चल रही थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे पहले जो काम हुआ, या यूं कहो सबसे पहले जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिली वो कपड़े की ज्यादा देखने को मिली। टेक्सटाइल मर्चेंडाइज में इन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड किया। तो जो मर्चेंट एंड एडवेंचर कंपनी बनी बेसिकली, ये मर्चेंट एंड एडवेंचर कंपनी इसी टेक्सटाइल में ही डील कर रही थी। अब मजे की बात ये थी कि ये जो कंपनी थी, ये कंपनी ब्रिटेन के अंदर काफी फेमस थी, और इतनी ज्यादा फेमस थी कि इस कंपनी को वहां की जो क्वीन थी, या यूं कहो वहां की जो गवर्नमेंट थी, वो भी सपोर्ट कर रही थी। कहा जाता है कि उस क्वीन के जो कंपनी के अंदर शेयर्स थे उसमें हिस्सेदारी थी। अब एक टाइम पे जो कंपनी है ये प्लान कर रही है कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना अब जो ट्रेड है उसको अपने ब्रिटेन से बाहर निकाल कर चलते हैं और कंट्रीज की ओर, सो दैट हमें रॉ मटेरियल्स भी मिल जाए, हमें डिफरेंट मार्केट्स भी मिल जाए, हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का तरीका भी आ जाए, लोगों की आइडियोलॉजी पता चल जाए। बेसिकली मार्केटिंग, मार्केट अपने प्रोडक्ट को करना है, तो मार्केट करने के लिए चलो एक काम करते हैं, एक नई जगह पर चलते हैं। अब ये परमिशन मांगी गई क्वीन की, जो ब्रिटेन थी उसकी क्वीन से, और क्वीन बोली ठीक है भाई, सुभान अल्लाह ले जाओ। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर ये कंपनी ग्रो करती तो डायरेक्टली और डायरेक्टली क्वीन भी ग्रो करती। तो लॉजिक है ना भाई, क्योंकि शेयर है। अब अगर शेयर है तो क्वीन भी ग्रो करेगी। ठीक है, इस कंपनी को क्या मिली, इस कंपनी को परमिशन मिली कि ठीक हम क्या करेंगे, यानी कि कंपनी क्या करेगी,
कंपनी ब्रिटेन से, ध्यान सुनेंगे, कंपनी ब्रिटेन के ईस्ट डायरेक्शंस की ओर जहां जहां कंट्रीज में ट्रेड करना चाहती है वहां वहां कंट्रीज में ट्रेड करने की इसको अनुमति दे दी जाती है। अब ये कंपनी जब ब्रिटेन से निकल के इंडिया की ओर आना मूव करती है तो इसी कंपनी का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही कंपनी है बालक जो ब्रिटेन से निकली एज अ प्राइवेट फॉर्म और इंडिया में आ रही है एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आगे चल के तुम्हारा दिमाग खराब करने वाली है। आगे जाके इंडोनेशिया जाएंगे तो नाम पड़ जाएगा ईस्ट इंडोनेशियन कंपनी। आगे जाके किसी और देश में जाएंगे, मलेशिया जाएंगे तो नाम पड़ जाएगा ईस्ट मलेशियन कंपनी। ईस्ट मतलब ब्रिटेन से ईस्ट की ओर, उस कंट्री का नाम, आगे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों की नहीं थी भाई। ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो ये ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया, क्योंकि कंपनी का कंसेप्ट जो आएगा ना वो कंपनी का कंसेप्ट ब्रिटेन से ही आएगा, पुर्तगालीज नहीं लेकर आए। आपने अभी तक मैंने आपको जितनी भी कहानी पोर्तुगीज के बारे में बताई उनकी कोई भी कंपनी का नाम आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। इसका रीजन सिंपल सा यही था, क्योंकि वो जब इंडिया में आए थे, जब वो अपनी मोनोपोली चला रहे थे लगभग 100 110 20 साल के लिए, तो उस टाइम पे कंपनीज इतनी ज्यादा नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हुआ ही स्टार्टिंग आफ्टर 50s में है। अगर 1550s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, एट द टाइम जब इंडिया में अकबर आया है, वहां पर क्या चल रहा है, आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, तभी तो जाकर एक कंपनी बनेगी इतनी बड़ी जिसमें क्वीन का भी शेयर होगा और उस कंपनी का नाम होगा मर्चेंट नेचर कंपनी। एंड वो कंपनी इतनी बड़ी होगी कि वो कंपनी जो है इंडिया से बाहर, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन से बाहर भी ट्रेड करने के लिए जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और फॉर अ पर्टिकुलर स्टार्टअप कि वो अपना ट्रेड जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री से हटके किसी और कंट्री में भी जाके कर ले। अरे लॉजिक लगाओ गधो, आज की डेट में अगर इंडिया में कोई एमएसएमई है, कोई छोटी फर्म है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, तो डू यू थिंक कि वो टर्नओवर 100 करोड़ लेके ब्रिटेन में जाके ट्रेड कर सकती है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। पहले इंडिया का मार्केट तो कैप्चर कर ले। जब इंडिया का मार्केट कैप्चर हो जाएगा तभी तो आप किसी और जगह पे जाने की कोशिश करोगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये समझो कि जो कंपनी तुम देख रहे हो ये कंपनी ब्रिटेन के अंदर ही कितनी बड़ी कंपनी रही होगी। तभी तो भाई आगे एक्सपेंड कर रहे हो ना। एक्सपेंड कर रहे हो, चलो भले आप रॉ मटेरियल्स के लिए एक्सपेंड कर रहे हो, मेरा कंसर्न वो है ही नहीं। मेन कंसर्न एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आप तभी करोगे जब आप अपनी मेन यानी होम कंट्री में अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं। मुझे इसके अकाउंट से कोई लेना देना नहीं कि वहां पे प्रॉफिट में थी, लॉस में थी, वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव मेरे को आपको बनाकर देना है वो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। अब इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया की ओर आने की कोशिश करेगी ना। अब कहानी क्या है? कहानी ये है, ये जो मैडम आप देख रहे हो बेसिकली, कौन सी मैडम, ये जो इंसान आप देख रहे हो, कौन सा इंसान, ये जो क्वीन आप देख रहे हो, इनको ये पता है कि इंडिया के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो फॉर दैट यू नीड अ परमिशन। अब भाई ये तो अपना कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। इनकी कंट्री में क्या होता है कि भाई अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको क्वीन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी वही फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं कि अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है तो आपको इंडिया के राजा से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इनको ये पता है कि इंडिया में जो बेसिकली मेन राजा हैं वो मुगल्स हैं। कहा जाता है कि अकबर के बारे में भी ये जो क्वीन, ये जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे, ये जानते थे, क्योंकि इन लोगों की लेगेसी जो रही है मुगलों की वो उस लेवल की रही है, नो डाउट। मेडिवल हिस्ट्री में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा, क्योंकि इनका आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट था, बहुत फेमस था और बहुत लोगों को पसंद भी आया करता था। खैर दैट्स अ डिफरेंट। तो क्वीन बोलती है कि भाई आपको अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए आपको मुगलों के पास जाना पड़ेगा और मुगलों से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, सो दैट आपको क्या मिल जाए, आपको एक परमिशन जो है वो यहाँ पे मिल जाए ट्रेड करने की। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी जो है वो आपको सभी को क्लियर होगी। और इस कहानी को फिलहाल फॉर द टाइमिंग मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है वो शुरू होती है सलीम से, लेकिन अब मैं आपको एक हल्का सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। तो कहानी को कोरिलेट करूंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, समझना। जहां भी दिक्कत आएगी एक बार रेज हैंड कर देना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ दिक्कत आ जाएगी या आ चुकी है, और मैं आपको फिर दोबारा से उसको रिकैप करवा दूंगा। जरा आप ध्यान देना। मैंने अभी आपको ये बताया, अभी तक की कहानी में मैंने अभी आपको बताया, कोई खाली स्लाइड मिलेगी क्या मुझे? खाली स्लाइड है। देखो, जरा ध्यान दो। मैंने आपको ये बताया कि 1556 से लेकर 1605 तक कहानी में अकबर मियां रहे मुगलों में। थोड़ा ठीक से बना देते हैं, बढ़िया सा, मतलब इज्जत देनी है लड़के को। ये रहे अकबर मियां, ठीक है। कौन से मियां? ये है हमारे अकबर मियां, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा यह जाता है कि अकबर मियां भाई साहब पहले तो बड़े रूड से थे, लेकिन जब से इनके जीवन में जो है एक राजपूत प्रिंसेस आई, तब से इनका जीवन जो है वो धीरे 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 चेंज होने लगा। वो इतना चेंज हो गया
कि जो अकबर पहले और रिलीजन्स को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा करते थे, पसंद नहीं किया करते थे, वही अकबर ने डिफरेंट रिलीजन्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। भाई साहब, एक कंसेप्ट समझो, मतलब एक राजपूत प्रिंसेस से जब इसने अकबर ने शादी करी थी, तो उस प्रिंसेस ने अकबर को इतना चेंज कर दिया कि अकबर का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। भाई साहब, आप एक चीज समझें, क्या चीज समझें, कि चीजें कहां से कहां पहुंच जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर डिफरेंट रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हो, अकबर अपनी पॉलिसीज में चेंज कर रहा है, तो इसके लिए क्या किया था अकबर ने एक अपना रिलीजन भी बनाया था जिसका नाम था दिन ए इलाही। दिन है इलाही, ये अकबर का खुद का रिलीजन था। कहा जाता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का मिक्सअप था कुछ। और अकबर के कोर्ट में एक इंसान था जिसका नाम था बीरबल, उसने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन बाद में उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस रिलीजन को एक्सेप्ट करके चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जैनिज्म के कंसेप्ट भी थे, बुद्धिज्म के कंसेप्ट भी थे, हिंदुओं के कंसेप्ट भी थे, इस्लाम के कंसेप्ट भी थे, सब कुछ था। ऑन द सेम हैंड अकबर ने एक चीज और करी थी। अकबर ने क्या करी थी? इबादत खाना। इबादत खाना नाम का एक घर बनवाया था, यूं कहो, या एक हॉल बनवाया था, जिसमें जिसको बेसिकली अंग्रेजी में बताऊं तो प्रेयर हाउस मैं कह सकता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको मैं प्रेयर हाउस कह सकता हूं। मैं जो प्रेयर हाउस था बेसिकली, जहां पर आकर आप अपनी इबादत कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, इसमें अकबर ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी। वो ये करी थी कि अकबर ने जो इबादत खाना बनाया, ये ओपन फॉर ऑल कर दिया। ओपन फॉर ऑल मतलब कोई भी धर्म का कोई भी इंसान, किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म का इंसान इस इबादत खाना में आ सकता है। अपनी पूजा, अपनी जो भी मुराद है, भगवान को याद करना है वगैरह वगैरह, कीर्तन वगैरह जो भी करना है वो कर सकता है। अब प्रश्न ये आया कि अकबर अगर ऐसा कर रहा है तो लॉजिकली अकबर ने कुछ सोचा होगा। बिल्कुल सोचा होगा। कैसे? भाई इस इबादत खाना में हिंदू, मुस्लिम तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि वो दुनिया में ऑलरेडी थे। ठीक है। अब क्या करता है अकबर, ध्यान सुनिए, क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है और अकबर को और रिलीजन्स को प्रमोट कर रहा है अकबर, तो अकबर क्या करता है, इस इबादत खाना में प्रेयर करने के लिए पोर्तुगीज को इनवाइट करता है कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने एक इबादत खाना नाम का एक हाउस, एक घर, एक हॉल बनाया है। मैं चाहूंगा कि आपके पोर्तुगीज चर्च के जो फादर हैं वो उस खाने में आए, उस जगह पर आए, और वो अपनी पूजा जो भी है वो करें, अपने रिलीजन के बारे में बताएं। अब देखो, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये कह रहा है कि पोर्तुगीज तो ऑलरेडी चाह ही रहे थे। क्या चाह रहे थे? कि हमारा रिलीजन जो है वो एक्सपेंड हो। बिल्कुल सही बात। अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि अकबर हमारे पास है। क्यों भाई? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अकबर जो है वो इनकी मदद कर रहा है। बिल्कुल सही बात। और अकबर अपना आप में एक बहुत बड़ा राजा है। ध्यान देना, अकबर अपना आप में एक बहुत बड़ा राजा है, यूं कहो कि पूरे कंट्री का राजा है, पूरे इंडिया का राजा है। अगर पोर्तुगीज ने अगर पोर्तुगीज ने रिलीजन को एक्सपेंड करना ही है, तो क्यों ना ये जो अकबर नाम का राजा है इसको ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया जाए। ये मैं नहीं सोच रहा हूं, ये पोर्तुगीज सोच रहे हैं। देखो, अकबर ने इस इबादत खाना में पोर्तुगीज को इनवाइट किया कि भाई आप अपने चर्च के फादर्स को बुलाओ और वो यहाँ पर आकर प्रेयर करें, अपने रिलीजन के बारे में बताएं। अब ये पीछे से खिचड़ी पका रहे हैं कि काम करते हैं ना यार, अकबर जब हमें अपनी उंगली पकड़ा ही रहा है तो क्यों ना उसका गला पकड़ लिया जाए। क्योंकि अकबर एक राजा है, मुगल सम्राट है, बहुत बड़ा एम्परर है वो पूरी कंट्री का, इतना बड़ा एरिया उसके अंदर चल रहा है। तो एक काम करते हैं, जो राजा है अकबर, इसी को कन्वर्ट करवा देते क्रिश्चियनिटी में। अब इससे पोर्तुगीज का क्या फायदा होगा? पोर्तुगीज का फायदा ये होगा कि भाई अगर राजा ही कन्वर्ट हो गया, तो लॉजिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी पूरी प्रजा कन्वर्ट हो जाएगी क्रिश्चियनिटी में। अगर पूरी की पूरी प्रजा ही कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी में, तो कंट्री कन्वर्ट हो जाएगी क्रिश्चियनिटी में। और पोर्तुगीज यही तो चाहते थे। ओए, बात तो सही कह रहा। बट ये जो इनकी मंशा थी, बेसिकली ये सफल ना हो पाए, क्योंकि अकबर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। नो डाउट इसने ये जरूर कहा कि मैं सभी रिलीजन को इक्वल सम्मान दूंगा, लेकिन अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया था। अब पोर्तुगीज ने क्या किया था, पोर्तुगीज ने इस अकबर को पटाने के लिए ना अपने रिलेशंस अकबर के साथ बहुत अच्छे कर लिए थे, इतने अच्छे कर लिए थे कि अकबर के कोर्ट में इन्होंने जगह बना ली थी। आप समझते हो ना अकबर का कोर्ट मतलब? पहले के मूवीज में आपने देखा होगा कि भाई सामने राजा बैठा है, यहाँ पे मंत्री मंत्री बैठे हैं, शिक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारा वित्त मंत्री वगैरह वगैरह जो भी होता है वो, है ना वो, जो भी विशेष सलाहकार वगैरह वगैरह। तो पोर्तुगीज अकबर के कोर्ट में भी बैठा करते थे, क्योंकि अकबर के साथ इन्होंने रिलेशंस काफी अच्छे कर लिए थे।
बहुत सारी किताबें कुछ और कहती हैं कि अकबर के मदद पोर्तुगीज ने ली थी या पोर्तुगीज की हेल्प अकबर ने ली थी। 100 चीजें हैं, बट मैं अभी फिलहाल इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आपको कंफ्यूजन है। अब यहाँ से आपको एक लेगेसी समझ में आएगी। लेगेसी क्या समझ में आएगी कि अकबर के कोर्ट में पोर्तुगीज बैठे हुए हैं, इसका मतलब अकबर के और पोर्तुगीज के रिलेशन ठीक ठाक है। बिल्कुल सही बात। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि अकबर के और पोर्तुगीज के रिलेशन ठीक ठाक क्यों थे। ये पूरी कहानी कनेक्टेड है बेटा। अगर एक भी पॉइंट छोड़ोगे तो बाद में मुझे मत कहना कि यार ये तो छूट ही गया, मेरी समझ से में नहीं आया वगैरह वगैरह एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। मुझे बाद में ये चीज मत कहना, इसलिए कहानी को ध्यान से सुने। नाउ, अब अकबर ने जो रिलेशन मेंटेन किए, ध्यान दो, अकबर ने जो रिलेशन मेंटेन किए वही रिलेशन मेंटेन करने होंगे किसको? भाई साहब वही रिलेशन मेंटेन करेगा तुम्हारा सलीम बाबा। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ, वही रिलेशन मेंटेन करेगा तुम्हारा सलीम, क्योंकि वालिद मियां कह के गए हैं, वालिद मियां अच्छे रिलेशन मेंटेन करके गए हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पोर्तुगीज की जो अपनी जो जगह थी अकबर के कोर्ट में, वही जगह सलीम के कोर्ट में भी क्या रही, कंटिन्यू रही। अब इनको फायदे तो बहुत हुए। क्यों फायदे हुए? क्योंकि डायरेक्टली आप एक मेन रूलर के कोर्ट में जाके बैठ रहे हो। अगर आप मेन रूलर के कोर्ट में जाकर बैठ रहे हो तो आपके पास राइट्स है ना भाई। आप क्या हो रहा है उसके कोर्ट में, कैसी चीजें चल रही हैं, क्या चीज चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वीक पॉइंट्स क्या है, लूप होल्स क्या है, अच्छे पॉइंट्स क्या है, कैसे किसको पटाना है, कहां से किसको लेकर आना है, पैसा कैसे मिलेगा, कितना खर्च करना है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज आपको पता होंगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो पता होगा। तो जो अकबर की लेगेसी थी वही सलीम भी कंटिन्यू करता है और सलीम के कोर्ट में पोर्तुगीज होते हैं। पोर्तुगीज अच्छे खासे रिलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्हीं पोर्तुगीज की प्रेजेंस में, जरा मालिक ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पोर्तुगीज की प्रेजेंस में कहानी में ब्रिटेन एंट्री ले रहा है। अब मैं इसको थोड़ा पिक्चराइज करके सिखाता हूं सो दैट आपको एक अच्छा सा लेआउट दिया जाए। जरा ध्यान देना, देखो क्या होगा। ये है हमारे सलीम भैया, बैठा दिए, और ये बैठा दिया हमने इसके सलाहकार। ठीक है, ये सलीम है, दिस इज सलीम। टाइम फ्रेम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अब हम टाइम पहुंच गए हैं लगभग 1608 में, क्योंकि सलीम जो है वो गद्दी में 1605 में आता है। अकबर मियाँ जो थे उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद ना। अब बाहर से ध्यान दीजिएगा मालिक, ध्यान ही बनाते। अब बाहर से क्या हो रहा है? बाहर से एक इंसान आ रहा है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। ये हॉकिंस प्रेशर कुकर वाला हॉकिंस नहीं है भाई साहब, तो गाजर का हलवा ना बनाए, ध्यान दें। इस इंसान का नाम है विलियम हॉकिंस। मालिक ये विलियम हॉकिंस कौन था? ये विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी कह लो, एक ऑफिसर कह सकते हैं, बेइज्जती नहीं करेंगे इसकी, एक ऑफिसर था, ये कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था विलियम हॉकिंस। अब ये जो विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के कोर्ट में आ रहा है। जहांगीर के कोर्ट में आ रहा है, पॉइंट है क्यों आ रहा है, पॉइंट है क्यों आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहांगीर के कोर्ट में इसलिए आ रहा है जस्ट टू सीक सीक ट्रेड परमिट। कौन सा परमिट? ट्रेड परमिट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कहां पे है? ब्रिटेन में है। उसको क्या करना है? उसको इंडिया में ट्रेड करना है। इसलिए ब्रिटेन की रानी ने इसको भेजा, जाओ मुगलों के पास और मुगलों से क्या लेकर आओ, परमिशन लेके आओ। अब तगड़ा तगड़ा करता हुआ ये जो विलियम हॉकिंस है ये सलीम के पास आएगा और सलीम से बोलेगा भाई साहब बात ऐसी है कि हम यानी ब्रिटेन जो है वो ट्रेड करना चाहता है आपकी कंट्री के साथ, तो क्या आज्ञा है? सलीम बोलता है नो ब्रो, मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे हम तुमको परमिशन दे दें। अब पॉइंट ये है कि सलीम ने मना क्यों किया, क्योंकि पोर्तुगीज ऑलरेडी इसके कोर्ट में बैठे हुए हैं, पोर्तुगीज ऑलरेडी अपने रिलेशन अच्छे खासे करके गए हैं, तो वालिद मियाँ के अगेंस्ट तो ये जाएगा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है। नौ, जब विलियम हॉकिंस इंडिया में आया 1608 में, तो विलियम हॉकिंस ऐसे तो आया नहीं था कि उड़ के हवा में मस्ती में आ गया, ये भी पूरा होमवर्क करके आया था। तो इस विलियम हॉकिंस को मुगलों की कमी पता थी, और इन मुगलों की कमी थी टर्किश लैंग्वेज। ओए होए 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 होए, ये टर्किश लैंग्वेज वीक पॉइंट था मुगलों का। जब विलियम हॉकिंस को मना किया गया कि भैया माफ कीजिएगा मालिक, हम आपको ट्रेड परमिट नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी हमारी कंट्री में एक पोर्तुगीज हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं एंड हम बड़े खुश हैं उनके साथ। तो विलियम हॉकिंस एक तीर चलाता है, और तीर चलाता है टर्किश लैंग्वेज में, मतलब स्पीक मतलब बोलना स्टार्ट करता है तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा का जो एक वीक पॉइंट है हमारे मुगलों के पास वो ये है कि ये इनकी नेटिव लैंग्वेज थी। अब जैसे ही सलीम भैया ये लैंग्वेज सुनते हैं, सलीम भैया खुश, अरे वाह तुम तो अपने बंदे हो, तुम्हें टर्किश भाषा कैसे आती है? विलियम हॉकिंस बोलता है भाई साहब हम भी होमवर्क करके आए थे, तुमको क्या लगा तुम ही अकेले चीते हो,
हम तुमसे बड़े चीते हैं। तो विलियम हॉकिंस के इस टर्किश लैंग्वेज में कॉन्वर्सेट करने की वजह से सलीम जो है वो हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर में चले जाता है और इस विलियम हॉकिंस को क्या बोल देता है कि यार ठीक है, मतलब अच्छा लगा तुमसे बात करके, तो आप एक काम करो, फॉर द टाइम बिंग आप सूरत में ट्रेड कर लो। आप कहाँ ट्रेड कर लो मालिक? आप सूरत में ट्रेड कर लो, बट नॉट फॉर परमानेंट। मैं आपको जो ट्रेड परमिट दे रहा हूं ये टेम्परेरी बेसिस पे दे रहा हूं। अब कुछ किताबें ऐसे कहती हैं कि विलियम हॉकिंस जब आ रहा था तो विलियम हॉकिंस के जहाज को उड़ा दिया गया था। विलियम हॉकिंस बहुत सारे खैरात लेकर आ रहा था, सोने जेवरात लेकर आ रहा था, ड्राई फ्रूट्स लेकर आ रहा था, मसाले लेकर आ रहा था, इन शॉर्ट गिफ्ट लेकर आ रहा था जहांगीर के लिए, लेकिन सब लूट लिए गए। कहा जाता है कि विलियम हॉकिंस की हालत इतनी पतली कर दी थी कि इसके पास वापस जाने लायक भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसको अपने कोर्ट में 30,000 रुपए महीना सैलरी पे रखा। मतलब कैन यू इमेजिन, 1608 में बंदा 30,000 रुपए दे रहा है उसको। उस टाइम के 30,000 रुपए का मतलब आज के लगभग 3 करोड़ रुपए होंगे। अच्छा, किताबें ये भी कहती हैं कि वो जो 30,000 रुपए की सैलरी थी वो कभी विलियम हॉकिंस को दी नहीं गई। इसलिए मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये विलियम हॉकिंस को परमिट मिला, तो परमिट कहाँ मिला, उसका बैकग्राउंड क्या था, वगैरह। अब क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, जस्ट सेकंड। हेलो। मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा था, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ? ठीक 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 है भैया, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ था? मैं था कि भाई आप इनको ट्रेड परमिट कैसे मिला है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो कहानी समझो। हम पहुंच चुके 1608 में। इस कहानी में पोर्तुगीज जो है वो पहले से बैठे हुए हैं मस्त करके, कोई चक्कर नहीं है। पोर्तुगीज अपना मस्त करके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पोर्तुगीज के पास अच्छा खासा टाइम फ्रेम है भाई। ये देखो, पोर्तुगीज के पास अच्छा खासा टाइम फ्रेम है। 100 साल से ज्यादा इन्होंने मोनोपोलिस्टिक ट्रेड किया है। आप समझे इस भावनाओं को? मोर देन 100 ऑफ ईयर्स। बट चलो खैर, वो एक लेगेसी अलग रहेगी, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा फिलहाल फॉर द टाइमिंग। खैर, कहानी आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि सूरत में ट्रेड परमिट मिल चुके हैं तो ट्रेड तो करेंगे भैया। ट्रेड करेंगे तो जहाज भी आएंगे। तो होता क्या है? होता ये है कि जब 1611 ऑनवर्ड्स एक जहाज आ रहा होता है जिसको कैप्टन थॉमस लेकर आता है। कैप्टन थॉमस ये जहाज लेकर आता है। इस जहाज में बेसिकली जब पुर्तगालियों ने इस जहाज को कैप्चर करने की कोशिश करी, तो कैप्टन थॉमस बेसिकली जाना जाता है कि भाई पानी के ऊपर लड़ाई कैसे करी जाती है। कैप्टन थॉमस को पता है पायरेट्स को किस तरीके से डील करना है, वगैरह वगैरह। कैप्टन थॉमस को रोकने का इन्होंने काफी प्रयास किया, बट हुआ ये, रिजल्ट ये मिला कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कैप्टन थॉमस नाम का इंसान आया था अपना शिप लेकर, इस शिप ने पोर्तुगीज के ऊपर अटैक किया, दैट इज एट स्वली, या स्वली। स्वली इज द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, या यूं कहो सूरत। ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को बैटल ऑफ स्वली कहा गया, और इसका जो टाइम फ्रेम किताबों में दिया गया है वो 1612 का टाइम फ्रेम दिया गया। कैप्टन थॉमस इज अ डिफरेंट पर्सन, सर थॉमस रॉ इज अ डिफरेंट पर्सन, दे बोथ आर डिफरेंट। स्टार्टिंग जब मैं इनिशियली जब मैं पढ़ रहा था मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि दोनों सेम है शायद, बट बेटा दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहां से कहानी निकल के आती है बैटल ऑफ स्वली की। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले शिप नहीं आए होंगे, शिप बिल्कुल आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे भाई साहब। आप एक चीज समझें, आप एक चीज को थोड़ा दिमाग लगा के समझो और थोड़ा ब्रॉड समझो। दिमाग लगाओ। मान लो कि मैंने कहा ये कैप्टन थॉमस आ रहा है, हलता खेलता मस्ती में झूलता हुआ आ रहा है इंडिया में, यही तो मैंने कहा। डू यू थिंक कि कैप्टन थॉमस अगर मस्ती में झूलता झालता आएगा और तो ये आके डायरेक्टली लड़ाई कर लेगा? डोंट यू थिंक कि पहले से प्री प्रिपेयर होके आएगा, अपने साथ जहाज में गोला बारूद वसला लेकर आएगा, अपने साथ लोगों को लेकर आएगा, या जहाजों को इकट्ठा करके लेके आएगा, या प्री प्लान करके आएगा, या मैं सोच समझ के आऊंगा कि हाँ मुझे अटैक करना है, या ऐसी मेरा मन करा था चलो भाई साहब आज मैं अटैक कर गया, मन करा था पैराशूट लेके जॉर्ज एवरेस्ट से कूद गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना भाई, मुझे प्रैक्टिस चाहिए, टाइम चाहिए, उसको समझना है, सीखना है साइकोलॉजिकली, और फिजिकली भी ट्रेन होना है उसके लिए। तो अब देखो, मैंने बोल दिया कैप्टन थॉमस ने लड़ाई करी, बट कैप्टन थॉमस इंटेंशनली आया था लड़ने के लिए, आपको ये समझना होगा। इसका मतलब कैप्टन थॉमस से पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से लोग लड़ाई की तरफ बढ़े। बिल्कुल बढ़े, क्यों नहीं बढ़े भाई? अरे भैया यहां देखो ना, 1608 में तुमको ट्रेड परमिट मिला है, लड़ाई 1611 में हो रही, बीच के 3 साल क्या बजे चल रहे थे? और क्या बीच के 3 साल के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई होगी, तू मैं नहीं हुई होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी बड़ी लेवल की लड़ाई नहीं हुई होगी कि उसको हम याद रखें।
आप रिजल्ट देख लो। जब लड़ाई हुई, तू मैं हुई, शिप को कैप्चर किया गया, सामान को लूटा गया, तो कैप्टन थॉमस को भेजा गया, जाओ बेटा फतेह करके आओ। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बैटल ऑफ स्वाली जब हुई बैटल ऑफ स्वाली जब हुई 1612 में, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि पोर्तुगीज जो टेरिटरी थी वो चली गई डिक्लाइनिंग फेज में। पोर्तुगीज टेरिटरी, ये जो टाइम फ्रेम रहा है 1612 वाला, ये टाइम फ्रेम के बाद पोर्तुगीज टेरिटरीज चली गई डिक्लाइनिंग फेज में। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो सुप्रीम कर रही थी खुद को। दूसरा रीजन, पोर्तुगीज के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नर नहीं था जो इनको रिटेलिएट कर पाए। तीसरा रीजन, पोर्तुगीज ने 100 ईयर से ज्यादा ट्रेड करने के बावजूद भी, कॉलोनी बनाने के बावजूद भी, अपनी कमांड्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करी थी कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना कर पाए। इनको ये लग रहा था कि 100 साल हम ये जी लिए तो भाई साहब ये कंट्री जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब किसकी हो गई, हमारी हो गई। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पीछे से अभी बहुत लोग कहानी में जो है वो आ रहे हैं। तो पोर्तुगीज के डिक्लाइनिंग का सबसे मेन रीजन जो रहा है वो यही रहा है कि ब्रिटिशर्स आए, और जब ब्रिटिशर्स आए तो ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से ये इनके लड़ाई हुई। और जब लड़ाई हुई तो इनकी कैजुअलिटीज बहुत हुई। टाइम आगे बढ़ा और इनके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे वो भी इनके कन्फ्लिक्ट्स में आते चले गए, जैसे बंगाल का या मराठा से सलचट या बेसिन वाला इलाका या मुंबई वाला इलाका जो है, ये सब उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। या यूं कहो पोर्तुगीज का जो ट्रेड है या पोर्तुगीज का जो दबदबा इंडिया में एक टाइम पर चल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब ये लड़ाई हुई, कौन सी वाली, जब ये जहांगीर के सामने लड़ाई हुई समुंदर के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी और पोर्तुगीज को हरा दिया, तो जहांगीर खुश। क्यों खुश? क्योंकि तो चाहता ही था क्या कि पोर्तुगीज का जो कंसेप्ट है मेरे कोर्ट से हटे। क्यों हटे? क्योंकि ये वालिद मियां देके गए थे और ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब करता तो बेचारा करता क्या? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहांगीर की मदद कर दी ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? आपको ये देखने को मिला कि जो ब्रिटिशर्स जहांगीर नहीं कर पाया वो किसने कर दिया? ब्रिटिशर्स ने कर दिया। अब जब 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुई, उसके बाद आपको इम्पैक्ट क्या मिला? उसके बाद आपको इम्पैक्ट ये मिला कि जो जहांगीर भैया थे वो खुश हो गए, अरे वाह तुमने तो भाई साहब मॉल बना दिया। तो क्या होता है, जहांगीर भैया ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड परमिट दे देते हैं। लो, तुम्हारे से लड़ाई करवा के मुझे बहुत मजा आया, अब इंडियन टेरिटरी में आपको जहां ट्रेड करना है आप वहां करो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब इन शॉर्ट 1612 से पहले जो ट्रेड टेम्परेरी ट्रेड हुआ करता था, अब उसको परमानेंट ट्रेड बना दिया गया। और जब ये परमानेंट ट्रेड बना दिया गया तो विलियम हॉकिंस खुश, कंपनी खुश, कंपनी की क्वीन खुश। वही जो कंपनी है, मतलब वही जो बेसिकली क्वीन है, वो क्या करती है 1615 में सर थॉमस रॉ को भेजती है जहांगीर के कोर्ट में एक लेटर लेके। उस लेटर को बेसिकली क्वीन का एक काइंड ऑफ थैंक यू लेटर कहा जाता है कि हाँ भाई आपने हमको ट्रेड परमिट दिए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ट्रेड करके, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो रिलेशन है ट्रेड वाला ये बहुत अच्छा रहे, वगैरह वगैरह, सो फॉर सो। ये कहानी जो है वो आगे बढ़ती चली गई। नाउ कैप्टन थॉमस जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था बैटल ऑफ स्वाली में वो अलग था, एंड सर थॉमस रॉ जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था ये अलग था। अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई। दूसरी कहानी में मैं आपको अभी तक ये बता पाया कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने यूरोपियन टेरिटरीज को डिफेक्ट करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले जो रडार पे रहे वो पुर्तगाली रहे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी जो है आप सभी को समझ में आ गई होगी, राइट। बैकग्राउंड बैटल ऑफ स्वाली का क्या रहा मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ये जागीर है भैया, ये हमारे जागीर भैया बैठे हुए हैं, ये हमारे सर थॉमस रॉ, इनके बीच का जो लेटर है ये आप देख रहे हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा अभी तक की कहानी में ये हम डिस्कस कर चुके थे। एक बार अगर हम जरा रीड करना चाहें तो बेशक हम इसको रीड करेंगे। हुआ क्या, 1600 ऑनवर्ड्स मुगल कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, मुगल मर्चेंटाइल फेज रीजनस हो चुका है स्टार्ट। लेटर मुगल्स का फेज जो है वो स्टार्ट होगा धीरे धीरे टाइम के साथ। मुगल्स का टाइम आगे बढ़ेगा और हम यहाँ तक बैठे हुए थे कि 1605 से लेकर 1628 तक जो है जहांगीर भैया रहेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। 1707 में क्या हो गया, लेटर मुगल्स केम आएंगे पावर में, फिर वो पावर आगे बढ़ती रहेगी वगैरह वगैरह। इसके वो अंदर सीधा लेटर मुगल्स के बारे में ज्यादा दिया हुआ है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ तक की कहानी में किसी का कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। हम बैटल ऑफ सॉली कर चुके हैं और बैटल ऑफ सॉली में हमने देखा कि हमने पोर्तुगीज को यहाँ से भगा दिया है।
तो जल्दी से एक बार मुझे बता दें, मैं एक बार आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ सो दैट मुझे एक बार आइडिया लग जाए कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से स्पीड में। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो एक एक दिल भेज दें। सलीम जहांगीर सेम है भैया। अगर यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है तो जल्दी से एक एक दिल भेज दें। जल्दी करें स्पीड में। सो गए क्या या खो गए? चलिए चलिए चलिए, शाबाश, बेहतरीन। स्पीड में स्पीड में स्पीड में। अच्छा, चलो फैंटास्टिक। हम्म, ठीक है। चलिए मालिक, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी जो है वो आप सभी को क्लियर होगी होगी। अगर यहाँ तक आप में से किसी का कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका था। एंटी ऑफ फ्रेंच में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। पहले अभी तक हमने सिर्फ बैटल ऑफ सॉली पढ़ी है। यहाँ तक कोई दिक्कत बैटल ऑफ सॉली तक? नहीं होगा, ओके। अब देखो, आगे बढ़ रहा हूँ। हो ये रहा है कि बैटल ऑफ सॉली में अंग्रेजों को क्या मिल चुका है? बैटल ऑफ सॉली में भाई साहब अंग्रेजों को सूरत मिल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई, सूरत दे दो उसको। ये किसको दे दिया हमने? ये हमने दे दिया सूरत ब्रिटिशर्स को। ठीक, अच्छा, हाँ। लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए, क्या? कि भाई 1605 से लेकर 1628 तक ही तो जागीर था। अरे अभी तो बताया, यही टाइम फ्रेम तो जागीर का रहा है। इसके बाद तो जागीर था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1628 से लेकर 1651 तक इस मुगल साम्राज्य को किसने संभाला है? शाहजहां ने संभाला है। अरे बात तो सही है। इसका मतलब शाहजहां जब आएगा गद्दी में तो कहानी कुछ और होगी। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, फैंटास्टिक है। अब देखो वो क्या रहा था। हो ये रहा था कि जहांगीर के सामने जो है ज्यादा, जो इन्होंने अपना जो ट्रेड था वो एक्सपेंड किया। और इन्होंने ट्रेड परमिट जो है वो 1615 के आसपास का जो समय रहा उसमें इन्होंने ट्रेड परमिट्स ले लिए। अब कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी आया था इन लोगों के बीच में जिसमें जहांगीर के और जो तुम्हारे ब्रिटिशर्स थे इनके कन्फ्लिक्ट हुए। बट वो कन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि वो जो अंतिम समय था जहांगीर का वो चल रहा था। तो जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट भी हुए थे उनका कोई अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो जहांगीर का एंडिंग फेज चल रहा था। उसमें कोई भी ना तो बैटल हुई, ना कोई ट्रीटी हुई, ना ही किसी को कोई परमिशन ली गई, ना ही किसी को कोई परमिशन दी गई। लेकिन असली कहानी जो स्टार्ट होगी वो असली कहानी स्टार्ट होगी तब जब शाहजहां गद्दी पे आएगा। क्यों भाई? वो इसलिए मालिक कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाहजहां के सामने नियर अबाउट 1632 ऑनवर्ड्स गोलकोंडा नामक जगह साउथ में पड़ती है वहां ट्रेवल करना स्टार्ट किया। गोलकोंडा नामक जगह साउथ में पड़ती है, बेसिकली यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट किया। कहा जाता है 1639 ऑनवर्ड्स इन्होंने मद्रास जो है वो लीज पे लिया। मद्रास, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, जो मद्रास आज का आपका चेन्नई है उसी को मद्रास कहा जाता है। मद्रास इन्होंने लीज पे लिया फॉर ट्रेड परमिट्स और यहाँ पर अपना पहला किला बनाया जिस किले का नाम है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, ध्यान देना जरा। अब यहां से देखो पर्सपेक्टिव मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ। यार एक चीज बताओ मुझे, एक छोटी सी चीज बताओ। अगर मैं किसी कंट्री में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मैं वहां अपना घर बसाऊंगा? लॉजिकली नहीं बसाऊंगा। मेरा मोटिव सिर्फ एक रहेगा कि मैं ट्रेड करूं और वहां से निकलूं। फैक्ट है। जब मेरा मोटिव ही सिर्फ ट्रेड करना है तो मैं फूड क्यों बना रहा हूं? अगर मेरा मोटिव फोर्ट बनाना है तो मैं ट्रेड करने क्यों आ रहा हूं? ये बात भी सही है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि यार ये जो चीजें चल रही हैं कि पहले ट्रेड करो, फिर फोर्ट बनाओ, उस फोर्ट के अंदर रहना स्टार्ट कर दो, अपनी आर्मी बना लो, अपने लोग बना लो, वगैरह वगैरह, क्या एक सोची समझी चाल है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस में मामला चल रहा है? आंसर इज ये पूरा पूरा कॉन्स्पिरेसी है बाबा। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिशी कहना सही होगा। प्रॉपर प्री प्लान्ड चीजें हैं ये। प्री प्लान्ड चीजों के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। मद्रास में पहला फोर्ट बनाया गया था सेंट जॉर्ज। सेकंड जो फोर्ट बनाया गया उसका नाम था सेंट डेविड। सेकंड जो फोर्ट इन लोगों ने बनाया भाई साहब उसका नाम था सेंट डेविड। कहा जाता है कि 1650 ऑनवर्ड्स ये बंगाल पहुंच गए। बंगाल में जाकर इन्होंने ट्रेड करना जो है वो स्टार्ट किया।
अब पॉइंट क्या था, बंगाल ऐसी लोकेशन क्या है बंगाल के पास कि भाई सारे के सारे बंगाल में जा रहे हैं? उसका रीजन ये है, बंगाल के पास खुद के नेचुरल पोर्ट है, क्योंकि हुगली रिवर है। हुगली रिवर जो है कलकत्ता किनारे है। कलकत्ता बंगाल की बहुत बड़ी सिटी है, आज की भी डेट में भी और पहले के टाइम पे भी। तो वहां पर शिप जो है वो कंप्लीट कलकत्ता तक जाता है। अगर आपने कभी ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत मैप देखा हो तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से जो कहानी है वो कलकत्ता जाकर पहुंच रही थी। अच्छा, कलकत्ता में जो बेसिकली यूं कहो, बंगाल में इस टाइम पर जो रूल कर रहा था उसका नाम था सुल्तान शुजा। सुल्तान शुजा को भेजने वाला जो इंसान था वो शाहजहां ही था। मैं अभी इसके ऊपर वापस आऊंगा, जैसे आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कहां से चीजें कहां जा रही है। फिर कहा जाता है 1662 ऑनवर्ड्स इनके रिलेशंस जो है पोर्तुगीज के और ब्रिटिशर्स के मैट्रिमोनियल रिलेशंस बने, जिससे हमें देखने को मिला कि पोर्तुगीज की रानी ब्रिगेंजा ने शादी कर ली थी ब्रिटेन के राजा के साथ, और बॉम्बे जो है वो डाउरी में दे दिया गया ब्रिटेन को। ले ले जा, 1662 में बॉम्बे दे दिया डाउरी में ब्रिटेन को, जो कि पोर्तुगीज टेरिटरी हुआ करता था। ब्रिटेन बोलता है मैं क्या करूंगा इसका। ब्रिटेन ने क्या किया, 1668 में यही बॉम्बे रेंट पे दे दिया 10 पाउंड पर एनम टू ईस्ट इंडिया कंपनी। यही जो ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन ने यही बॉम्बे जो इसको डाउरी में मिला, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया। ले मजे कर। अब आप एक चीज समझो ना भाई, सूरत इनके पास, बॉम्बे इनके पास, गोलकोंडा में इनके पास मद्रास आ गया, मद्रास में इन्होंने फोर्ट वगैरह भी बना लिया। उसके बाद कहा जाता है ट्रेवनकोर वाला जो इलाका है यहाँ तक भी ये पहुंच चुके हैं, बंगाल ये जा रहे हैं। बंगाल के अलावा इनके पास जो एरियाज है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे उड़ीसा हो गया या बिहार हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो एरियाज थे ये कैप्चर करते हुए चल रहे हैं। मतलब इनका मतलब इन शॉर्ट मुझे अभी तक ये समझ में आया कि 1608 से लगभग 1668 तक, मात्र 50-60 साल की टेन्योर में ही इन्होंने इंडिया का कोस्टल एरिया जो है वो धीरे 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 क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और आई वुड से अपने फुटप्रिंट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड वो यहाँ पर बना लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ये जो पर्सपेक्टिव इफेक्टिवली मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलो अब देखो, अब हुआ क्या था बंगाल में। जो सुल्तान शुजा की बात मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कहानी ये थी कि शाहजहां के लड़के तो बेसिकली बहुत सारे थे। अब देखो, दो चीजें बताऊंगा यहाँ से। शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने औरंगजेब को, जो आपने सुना होगा इसका नाम, हमारा औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा। शाहजहां ने औरंगजेब को जो भेजा था वो भेजा था उज्जैन, कि बेटा एक काम करो, आप उज्जैन जाओ। और सुल्तान शुजा को भेजा था कि बेटा आप एक काम करो, आप बंगाल जाओ। इसको बंगाल भेज दिया। अब पॉइंट ये है क्यों भेज रहा भाई। देखो सिंपल सी बात है, ये शाहजहां हमारे जो है ये थोड़े काइंड ऑफ लवर बॉय टाइप थे, है ना, प्यार में थे हमारे मुमताज बेगम के। अब अगर प्यार में है तो लॉजिकली ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। अब अगर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते तो टेरिटरी को भी संभालना जरूरी है ना भाई। अन्य जो इंडिपेंडेंट रूलर खुद को इंडिपेंडेंट कर सकता है, छोटा रूलर, वो नहीं करना ना भाई। इसके लिए शाहजहां क्या करेगा, शाहजहां अपने डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को या डिफरेंट डिफरेंट वफादार लोगों को गवर्नर बना के भेजेगा अलग अलग जगहों पे। उसमें से बंगाल में एक इंसान था सुल्तान शुजा, और दूसरा इंसान था औरंगजेब, जिसको भेजा गया था उज्जैन। जा एक काम कर, साउथ में जा, उज्जैन जा, और उज्जैन से आगे जाके साउथ में एक्सपेंशन करने की सोच। अब नो डाउट एक्सपेंशन इनका पहले से था, क्योंकि अकबर देके गया था। लेकिन वो है ना, बीच में किसी किसी को खुरापात होती है पंगे लेने की, तो होते हैं ऐसे बहुत सारे नंबर। अब हुआ क्या भाई साहब, अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उज्जैन जो है ना मालिक, उज्जैन कहीं पर पड़ता है एमपी में। मैं हल्का सा आपको कहानी में लेकर चलता हूँ डीप में। उज्जैन जो है मालिक, उज्जैन पड़ता है कहीं एमपी में, करेक्ट। मान लो ये बीच में उज्जैन पड़ गया। अगर आपको उज्जैन से नीचे जाना है तो आपको मराठास को क्रॉस करना होगा। देखो ध्यान से, अगर आपको उज्जैन से नीचे जाना है तो यू नीड टू क्रॉस मराठास। ओ भाई साहब, हाँ भाई साहब, आपको मराठास को क्रॉस करना होगा। और अगर मराठास को क्रॉस करना होगा तो यहाँ पे मराठास के छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे को नीचे नहीं आने दूंगा बेटा, क्योंकि अगर तू मेरी टेरिटरी से नीचे गया या तो तू जिंदा ही जाएगा या मरा हुआ ही जाएगा। उसका मतलब मराठास का क्लैन भी आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल बढ़ रहा था। ओ भाई साहब, टाइम फ्रेम देखो ना, ये टाइम फ्रेम मैंने आपको क्यों बताई, ये स्टार्टिंग में टाइम फ्रेम मैंने आपको क्यों बताई, ध्यान दो। ये देखो 1707 से 1761 वाला जो टाइम फ्रेम रहा, जिस टाइम फ्रेम में मराठास अपना आप को ग्रो करेंगे, ये तो वो टाइम है ना जिस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं भाई साहब। ग्रो करने से पहले भी तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया ही होगा।
बिल्कुल क्या होगा। तो औरंगजेब और जो छत्रपति शिवाजी थे दोनों कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी का मतलब एक दूसरे के आसपास साथ वाला जो समय चल रहा था वो चल रहा था। कहा जाता है औरंगजेब जब नीचे जाने की कोशिश करता, नीचे मतलब साउथ की ओर जाने की कोशिश करता, तो इसका क्लैश होता शिवाजी के साथ, वहां पे भी इसकी लड़ाई होती, जिसकी वजह से एक रेवलरी क्रिएट हो जाती इन बिटवीन मराठास एंड मुगल्स। उसका बदला लिया जाएगा शिवाजी के साथ जब औरंगजेब गद्दी पे आएगा। तो वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर एक पर्सपेक्टिव तुमको और मिल गया। पर्सपेक्टिव और तुमको कहानी में क्या मिल गया? एक तरफ है ब्रिटिशर्स, ध्यान दो, दूसरी तरफ है मुगल्स, ध्यान दो, और तीसरी तरफ कहानी में आ रहे हैं मराठास। ये ट्रायंगल बन रहा है। कैसे मराठास ही आएंगे? नहीं, मराठास का अभी बहुत कुछ होने वाला है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स इनका भी फायदा उठाएंगे, इनका भी फायदा उठाएंगे, इनको यूज करेंगे इनके अगेंस्ट, इनको यूज करेंगे इनके अगेंस्ट। यही तो काम किया इन्होंने, क्योंकि इनको पहले से पता था हम लोग कंसोलिडेटेड नहीं थे। मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया, हम लोग नॉट कंसोलिडेटेड, वी वर नॉट कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब हम सिंगली हैंडेड नहीं थे, हम अलग अलग थे। मुगल्स क्या कर रहे हैं? मराठा को कोई लेना देना नहीं, मराठा क्या कर रहे हैं? मुगलों को कोई लेना देना नहीं, राजपूत क्या कर रहे हैं? मुगल बोलते हैं मुझे क्या लेना देना। अब इनमें बीच में वही आ गई ना कहानी, बिचौलिया काइंड ऑफ। ये बैठे दो इंसान, बीच में आ गए तीसरा इंसान। तीसरे इंसान ने क्या करा? इसको भिड़वा दिया, इसको भिड़वा दिया, दोनों की टेरिटरी अपने अंदर कर ली, आ जाओ बेटा। ये काम किया ब्रिटिशर्स। अब इमेजिन करो अगर ये चीज हमको पहले से थोड़ा आइडिया होता कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भाई साहब ये ब्रिटिशर्स हम लोगों को आपस में भिड़वा रहे हैं या भिड़वाएंगे, तो शायद हम लोग कभी गुलामी ना बनते। इवन दो ये जो इनका ट्रेड करने ये लोग आए थे, ये ट्रेड तक ही सीमित रहता। अगर ये ट्रेड तक ही सीमित रहता तो कहानी वहीं पे ही रुक जाती, कोई चक्कर परेशानी थी नहीं जीवन में। बट वो ये ना, हमारी वीकनेस का फायदा उठाया। अब पॉइंट यह, फायदा उठाना दिया किसने? हम लोगों ने। गलती किसकी? हम लोग। वीकनेस दिखाई किसने? हम लोगों ने। जब तक आप किसी को अपनी वीकनेस दिखाओगे ही नहीं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। अब अगर सामने वाले को आपकी वीकनेस का पता नहीं चलेगा तो फायदा कैसे उठाएगा? लॉजिकल सी बात है। अब प्रश्न ये आता है कि इतनी सारी चीजें ब्रिटिशर्स को पता कैसे है? तो ब्रिटिशर्स ने अपने पहले से ही, मतलब क्योंकि चीजें प्री प्लान है तो इंडिया में स्पाई छोड़े रहे। स्पाई मतलब समझते हो? स्पाई मतलब जासूस। जो स्पाई इंफॉर्मेशन देते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, राजा कैसा है, राजा कब सोता है, राजा कब उठता है, राजा को क्या पसंद है, राजा काम कैसे करता है, राजा कब बाहर निकलता है, राजा की कितनी बीवियां हैं, कितने हजार बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। देखो, मुझे जब तक इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं होगी तब तक मैं प्री प्लान नहीं कर पाऊंगा। तो यहां तक की कहानी में मेरे हिसाब से, आई होप यहां तक की कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब हम कहानी में देखो कहां तक पहुंच गए। मैं तुमको 1668 तक ले आया, मैं आपको 1668 तक ले आया। देखो 1668 में मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से जो बॉम्बे है वो दे चुके हैं हम किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, 1662 और 1668 के बीच में एक समय आएगा 1664 वाला। ये वो समय है जब इंडिया के अंदर एक नई पावर और एंट्री ले रही है, डेट इज फ्रेंच। अब यहां से जो कहानी है वो अलग पर्सपेक्टिव की कहानी आएगी। यहां से जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव की कहानी आने वाली है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर फ्रांसीस की जो एंट्री है वो 1664 में स्टार्ट होगी। उसके बीच में क्या होगा, लड़ाई कैसे होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी कहानियां अब हमें पढ़नी है। तो ये जो टॉपिक बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, नॉट टुडे बट फॉर टुमारो, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द टॉपिक विल बी कार्नेटिक वॉर्स। एंड गाइस, ये वो टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम से एक्चुअल में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट होगा। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट होगा। देसी भाषा में कहूं तो केक कटेगा और सब में बटेगा वाली सिचुएशन अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मुझे आई डोंट नो कि आपने पहले कार्नेटिक वॉर्स के बारे में सुना है या नहीं सुना है। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा होगा। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैं एक स्टोरी की फॉर्म में आपको एक लेआउट ऐसा दे पा रहा हूँ जिस लेआउट में आप आसपास के एनवायरमेंट में जो भी आप अभी जहां भी बैठ के पढ़ रहे होंगे वो सब भूल भाल के मेरी कहानी को ही सुन रहे होंगे। एंड अगर इस तरीके से आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली तो गाइस बिलीव मी, बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आपको परेशानी नहीं होती कि हाँ ये क्या ही चल रहा है वगैरह वगैरह, क्यों चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक बार एक तरफा ही सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप यहाँ पर रीड जरूर कर लें, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लें। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद एक बार रीड जरूर कर लें स्पेक्ट्रम से, क्योंकि एक बार अगर आप रीड कर लेंगे स्पेक्ट्रम से ना तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो क्लास में कवर नहीं हो सकते।
वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स की कैटेगरी में आएंगे। उससे भला आपका होगा, मेरा भला नहीं होगा। मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा, मेरी एग्जाम देने की एज जो है वो गई। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में से कई बार क्वेश्चंस फ्रेम हो जाता है, इसलिए आप उसको रेफर जरूर करें। किसको? स्पेक्ट्रम को। अगर आप चाहते हैं तो बुक मैं एक बार उसमें डाल दूंगा आपका पीडीएफ सेक्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड जरूर कर लें। और जितना जितना डेली बेसिस पे मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, उतना डेली डेली बेसिस पे आप उसको पढ़ते हुए चलें। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी साइड से आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी में आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आई एम ओपन टू टेक योर डाउट एज ऑफ नाउ। शुरू करते हैं फिर। है कोई डाउट? बताएं। रेज हैंड करना चाह रहे हैं आनंद। हाँ बेटा आनंद बोलो। आनंद को हमने परमिशन दे दी है। आनंद बोल बेटा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ विजय। हेलो। खैर, और किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक बार नोट्स। भुवेश आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बच्चे, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। बोलो। अभी 9 बजे तुम्हारी दूसरी क्लास है, दैट इज ऑफ पॉलिटी। हम्म। तो कल हमने पॉलिटी में जो पढ़ा था वो एक बार जरूर रिकैप करके आना, वहां से कहानी कंटिन्यू होगी उसमें। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करते रहे। हाँ विजय। हेलो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, वो पीडीएफ। पीडीएफ में भी डाल दूंगा, मैं डाल देता हूँ पीडीएफ वहां से निकालना। ठीक है, यस सर। ओके। एनीथिंग एल्स? कम ऑन गाइस। क्लास में प्रेजेंट कौन कौन है एक बार मैं सर कैन वी स्टडी फ्रॉम पाथफाइंडर? आर्यन यू कैन, बट पाथफाइंडर रिवीजन के लिए ज्यादा अच्छा है बेटा। उसको आप वन साइडेड नहीं पढ़ सकते हो। रिवीजन करने के लिए वो बुक अच्छा है, बट पढ़ने के लिए वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। आरुष वांट टू से समथिंग। हाँ बेटा आरुष। बोलो आरुष। सर जब ये फोर्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, हम्म। मद्रास में 2 फोर्ट बनाए थे ना, आप बता रहे थे। तो एंड इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया था किसने? मुगल्स ने। नहीं, एक्चुअल में कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो नॉर्थ है और साउथ है दोनों डिफरेंट है। इंडिया साउथ में क्या हो रहा है वो नॉर्थ वालों को नहीं पता, नॉर्थ में क्या हो रहा है वो साउथ वालों को नहीं पता। अच्छा दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि जब जब रूलर वीक होगा तब तक जो रूलर होंगे ना, रूलर के जो चिले चपाटे होंगे वो खुद को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो मद्रास मुगलों के पास तो था, लेकिन मुगलों से ज्यादा वहां के रूलर, लोकल रूलर की ज्यादा चलती थी मद्रास में। इसलिए मैंने आपको बताया कि मद्रास को लीज पे लिया गया था, याद है? यस सर। वो कहानी है। ओके, थैंक यू सर। ओके। आर्यन कुछ कह रहा है? ठीक है, चलो गाइस, तो परफेक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें। पेपर आ रहा है नजदीक, टाइम कम है, आज 4 तारीख हो चुकी है। इस स्पीड में हमें आगे बढ़ना है। 9 बजे आपसे मुलाकात करते हैं पॉलिटी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।